हाई स्पीड स्टील का ऊष्मा उपचार निम्न प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें प्रक्रिया पूछा गया है। ए ऑप्शन इसमें दिया गया अनिलिंग, बी ऑप्शन देंगे हार्डनिंग, सी ऑप्शन देंगे टेम्परिंग और डी ऑप्शन देंगे ये सभी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, उस ऊष्मा उपचार यहाँ पर प्रक्रिया के बारे में कह रहा है जिसके अनुसार जो स्पीड स्टील है उसका ऊष्मा उपचार किया जाता है। तो देखिए एनिलिंग के द्वारा भी किया जाता है, हार्डनिंग के द्वारा भी किया जाता है, टेम्परिंग के द्वारा भी किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। जो छात्र आज की डेट में क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर डी ऑप्शन मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर साथियों पूछा गया था कि शुद्ध सीमेंटाइट में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? 8.72% या 5.25% या 6.67% या 6.2%। शुद्ध सीमेंटाइट में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो साथियों इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 6.67% होती है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि बाइनरी संख्या 1100 का दशमलव संख्या में रूपांतरण होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा गया है ये आपका 12 और नीचे आपका बेस 10 है, सब में आपका 10 रहेगा कि इसमें एक मैंने छोड़ दिया है जिसको आप समझ लीजिएगा। सब इसमें आपका इसी तरह का पूछा गया था कि बाइनरी संख्या 1100 का दशमलव संख्या में रूपांतरण होगा। तो बाइनरी यदि आपने पढ़ा होगा तो इसको किया होगा, इसका जब 1100 का करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा और नीचे आपका क्या होगा, बेस आपका हो जाएगा 10, ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। जिन छात्र ने ऑप्शन नंबर ए मारा होगा 1100 का दशमलव संख्या में रूपांतरण, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि संख्या प्रणाली का मूल है। जैसे कि ए ऑप्शन इसमें दिया गया था कि एक वेरिएबल है, बी ऑप्शन पोजीशन मान के साथ कुछ भी नहीं है और सी ऑप्शन देगा इसके डिस्टेंस कंटिन्यूटी डिजिट की संख्या के बराबर है। तो देखिए साथियों इसमें आपका हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सी मारेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर विशेष के रूप में यहाँ पर बताया गया कि इसके बराबर होती है, इस संख्या के बराबर होती है। और यही हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि 1 केबी में कितने बिट्स होते हैं। साथियों आपने यहाँ पर इसकी जानकारी आपको पहले से ही होगी, लेकिन ये जो ITI का एग्जाम है इसमें आपका पूछा गया कि 1 केबी में कितने बिट्स होते हैं। ए ऑप्शन दिए गए 4 बिट्स होते हैं, बी ऑप्शन दिए गए 8 बिट्स होते हैं, सी ऑप्शन दिए गए 1024 और डी ऑप्शन दिए गए 8192। कुछ लोगों ने सी ऑप्शन देखते ही समझ गया होगा कि बस यही आपका सही है, लेकिन साथियों यहाँ पर देखिएगा आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा 1024, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा जा रहा है लागत वर्ग कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 होते हैं, बी ऑप्शन 2 होते हैं, सी ऑप्शन 3 होते हैं और डी ऑप्शन 4 होते हैं। लागत जो वर्ग होते हैं साथियों इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। ध्यान रखिएगा ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी छात्र आज की डेट में बी ऑप्शन मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर पूछा गया था कि एक्स अक्ष व वाई अक्ष एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं। 60 अंश पर काटते हैं या 90 अंश पर काटते हैं या 80 अंश पे काटते हैं या 45 अंश पर काटते हैं। एक्स अक्ष व वाई अक्ष एक दूसरे को कितने कोण पे काटते हैं साथियों। तो ये सिंपल है, यदि आपने पढ़ा होगा तो 9th में भी आपको ख्याल होगा इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस तरह के क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं। ये आपका 60 अंश पे काटते हैं, कितने अंश पे साथियों 60 अंश पर। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्राफ पेपर पर कितने प्रकार के स्केल होते हैं। 1 प्रकार के या 2 प्रकार के या 3 प्रकार के या 4 प्रकार के। जो ग्राफ पेपर होता है साथियों उसमें कितने प्रकार के स्केल उपयोग किए जाते हैं। तो साथियों इसमें केवल ध्यान रखिएगा 2 प्रकार के ग्राफ उपयोग किए जाते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था और ये आपका एक सवाल था। मैं इसका यहाँ पर ऑप्शन मैंने नहीं क्लियर किया क्योंकि ये सवाल है, इसका ऑप्शन क्लियर करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, इसमें पूछा गया था कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है साथियों, यहाँ पर दिया गया 500 है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि तथा उसको इसे 600 में बेचा जाता है तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो यदि आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये आपका परीक्षा के अनुसार बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से देखिए, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, मतलब कि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दे दिया गया है, तो क्रय मूल्य साथियों यहाँ पर 500 दे दिया गया। ये क्रय मूल्य 500 और कह रहा है विक्रय मूल्य 600 रुपए है, तो यहाँ पर बेचा जाता है। तो लाभ और हानि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे कि जो क्रय मूल्य है ये कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा है। तो देखिए, जो इसका विक्रय मूल्य है वो बड़ा है क्रय मूल्य से, ठीक है। तो ये आपका क्रय मूल्य ये आपका छोटा है, विक्रय मूल्य कितना है, अधिक है। अब हम क्या करेंगे, एक सूत्र होता है इसमें कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ पर 600 माइनस आपका 500 हो जाएगा। तो 600 माइनस 500 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना था, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10 में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि घर्षण बल की उच्चतम सीमा को क्या कहते हैं। सीमांत घर्षण बल बोलते हैं, या स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं, या गतिक घर्षण बल बोलते हैं, या ये सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको सीमांत घर्षण बल के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि बल के संदर्भ में सही कथन है। ए ऑप्शन बल पिंड की गति त्वरित करता है, बी ऑप्शन पिंड के रूप में आकार में परिवर्तित करता है, सी ऑप्शन बल पिंड की दिशा भी बदल सकता है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी जो ऑप्शन दिए गए बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि वस्तु पर बाहरी बल लगाने में उसमें उत्पन्न प्रतिरोध कहलाता है प्रतिबल या विकृति या स्पंदन विकृति या प्रत्यावस्था सीमा। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको प्रतिबल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि एसी मशीनों की रेटिंग खाली स्थान में दर्शाई जाती है, मतलब किस में दर्शाई जाती है एसी मशीन की रेटिंग, केडब्ल्यू में या केबीएआर में या केबीए में या वीए में। तो ध्यान रखिएगा, एसी मशीन की जो रेटिंग होती है साथियों ये केवल केडब्ल्यू में ही दर्शाई जाती है। और यहाँ पर आपको केडब्ल्यू जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि शुद्ध रेजिस्टिविटी सर्किट में पावर फैक्टर होता है, यूनिटी होता है, या लीडिंग होता है, या लैगिंग होता है, या शून्य होता है। शुद्ध रेजिस्टिविटी जो सर्किट में पावर फैक्टर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये आपका क्या होता है, यूनिटी होता है। क्या होता है साथियों, यूनिटी होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था आज की डेट में कि चुंबकशीलता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक भाग में, या दो भाग में, या तीन भाग में, या चार भाग में। चुंबकशीलता के आधार पर, तो चुंबकशीलता के आधार पर ये आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि जो है चुंबक आकृति में पाया जाता है उसे खाली स्थान चुंबक कहते हैं। वो कौन सा चीज है, जैसे कि कृत्रिम चुंबक है, या अस्थायी चुंबक है, या लोड स्टोन है, या डाई चुंबक है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको अस्थायी चुंबक के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 पे,
जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 2.4 या 3.2 या 4.2 या 5.2। तो साथियों एक सिंपल है, इसको याद करने की जरूरत है। तो 1 कैलोरी में साथियों होता है 4.2, ठीक है। कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जाए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि पदार्थ के विशिष्ट उष्मा तथा जल तुल्यांक को ज्ञात करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उस यंत्र का नाम पूछा गया, जैसे कि थर्मामीटर या बैरोमीटर या कैलोरीमीटर या हाइड्रोमीटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कि हाइड्रो जो मीटर होता है, यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप डी ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोमीटर दिया गया है साथियों, इसे क्या किया जाता है, तुल्यांक को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उष्मा और जल तुल्यांक को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि थर्मोकपल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। थर्मोकपल का नाम आपने सुना होगा, इसका प्रयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 पे, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट था, जिसमें पूछा गया था कि फारेनहाइट पैमाने पर उबाल बिंदु होता है 373 अंश फारेनहाइट, या यहाँ पर 100 फारेनहाइट दिया गया, यहाँ पर 180 यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर 212 दिया गया। तो इसका सही हो जाता है 212। कितना होता है साथियों, 212 होता है फारेनहाइट पैमाने का उबाल बिंदु। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।